नमस्कार सभी विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजवीर सिंह और आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चित्तौड़गढ़ किले या चित्तौड़ दुर्ग की हम बात कर रहे थे। चित्तौड़ दुर्ग से पहले हमने पढ़ा कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में या 9 कोटियों में बांटा गया है। सभी 9 कोटियों की हमने बातें की थी। तो फिर चित्तौड़ किले में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि चित्तौड़ किले में सर्वाधिक 3 साके हुए थे और हम प्रथम साके की चर्चा कर रहे थे जो रावल रतन सिंह व दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो भयानक युद्ध हुआ था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लास्ट में क्लास थोड़ी एंड इसी प्रकार से हो गई थी। आगे की बातें, आगे की चर्चा हम आज करेंगे। कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। उस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह और उस समय दिल्ली के सुल्तान थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के तो पूरे परिवार की कहानी क्या थी? खत्म थी। कैसे थी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम जो है चिमना बेगम, मराठा बेगम थी, वो तो खुद किसके पीछे पड़ी हुई थी? महमूद शाह के पीछे पड़ी हुई थी। उसकी पुत्री कौन? फिरोजा, वो विरमदेव के पीछे पड़ी हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ देख लो आप चित्तौड़ में दूसरों की लुगाइयों के पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? तो इसके तो पूरे परिवार की क्या थी? कहानी खत्म थी। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 1303 के चित्तौड़ के प्रथम साके की। और जो पहली चर्चा हम कर रहे थे इसमें वो कर रहे थे पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार? पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, जिसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। तो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार क्या होता है कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी, और पद्मिनी से विवाह हो जाता है किसका? रावल रतन सिंह का। और रतन सिंह जो है अपने दरबार से या अपने राज्य से एक ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन, को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। जिसके चलते राघव चेतन चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली, और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बरगलाने की कोशिश करता है। और होता क्या है? इसका परिणाम भी वैसा ही होता है जैसा कौन चाहता है? वो ब्राह्मण चाहता है, राघव चेतन चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखने की लालसा रखता है और आता कहाँ है? चित्तौड़ के महल में आता है, चित्तौड़ किले में आता है। और चित्तौड़ किले में मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है? पद्मिनी महल है। क्या है? पद्मिनी महल है। पद्मिनी महल के पास में क्या था? पद्म तालाब था। क्या था साथियों? पद्म तालाब था। पद्मिनी महल में रतन सिंह ने पद्मिनी को दिखाने के लिए शीशे लगाए, 2 दर्पण लगाए, और उनकी सेटिंग इस प्रकार से की कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जो है वो पद्म तालाब में गिरेगा। अलाउद्दीन खिलजी, हमने यहां तक कल पढ़ लिया था, अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्म तालाब के किनारे खड़े थे, और जब पद्मिनी का प्रतिबिंब जो है पद्म तालाब में बनता है तो यहाँ खड़े एक सैनिक ने, किसने? एक सैनिक ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि महाराज पद्मिनी का जो प्रतिबिंब है वो पद्म तालाब में बन रहा है, आप देख लो। बोला कहाँ है रे पद्मिनी? बोला पद्म तालाब में। बोला बड़ी बुरी भाई, बेटा बाढ़ ना आओ, तुम बाढ़ ना देख में। ठीक है, तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी दर्शन कर लेते हैं किसके? पद्मिनी के। किसमें? पद्म तालाब में। अब अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए, या यूं कहें राजपूती जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ किले के प्रवेश द्वार तक छोड़ने के लिए जाते हैं। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को अपने साथ बंदी बनाकर अपने शिविर या अपनी छावनियों में ले जाते हैं, और चित्तौड़ किले में सेनापति को या पद्मिनी को पत्र लिखते हैं कि भाई अगर आपको रतन सिंह को वापस चाहिए तो पद्मिनी को मेरी हरम में यानी अलाउद्दीन खिलजी की हरम में जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के इस पत्र के उत्तर में पद्मिनी लिखती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी हरम में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगी। मैं कैसे आऊंगी? मैं अपनी 1600 दासियों के साथ आऊंगी। ये बात कौन कहती है?
पद्मिनी कहती है कि मैं आ जाऊंगी आपकी हरम में, लेकिन अपनी 1600 दासियों को साथ में लेकर आऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है ये तो और भी अच्छी बात है, एक तो आ रही है साथ में 1600 फ्री में आ रही है, तो ये तो और अच्छी बात है। तो साहब क्या होता है, गोरा बादल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, गोरा बादल के नेतृत्व में पद्मिनी ने 1600 पालकियां तैयार करवाई। कितनी पालकियां, 1600 पालकियां। और इन 1600 पालकियों में 1600 सैनिक, कितने सैनिक, महिलाओं के बेस में 1600 सैनिक बैठा दिए। और 1600 सैनिकों के साथ में पद्मिनी और गोरा बादल कहां चले गए, अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में चले जाते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इन 1600 पालकियों के पर्दे हटाते हैं, तो रतन सिंह की सेना के जो सैनिक थे, गोरा बादल के जो सैनिक थे, उन सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर अचानक से वार कर दिया और उन सबके सर जो है धड़ से अलग कर दिए। इस प्रकार से रतन सिंह को वहां से छुड़ाकर पद्मिनी कहां ले आती है, वापस चित्तौड़ किले में ले आती है। कहां ले आती है, वापस चित्तौड़ दुर्ग में ले आती है। कौन ले आती है, पद्मिनी। अब जब पद्मिनी इसको वापस लेके आई तो अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा जो है और ज्यादा प्रज्वलित हो गया। अलाउद्दीन को गुस्सा और ज्यादा आने लग गया, बोला मेरे नाक के नीचे से लेके चली गई, वो भी एक औरत, अब उसको मैं नहीं बख्शने वाला। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, चित्तौड़ किले के ऊपर युद्ध की तैयारी कर ली। क्या कर ली, यानी चित्तौड़ किले का घेराव कर लिया। क्या कर लिया, चित्तौड़ किले का घेराव किसने कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ किले का घेराव कर लिया। चित्तौड़ किले में प्रवेश के लिए एक बांध का भी निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, एक पुल का निर्माण करवाया, या फिर एक रास्ते का भी निर्माण करवाया जो आज भी बना हुआ है। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ किले का घेराबंदी कर लिया तो रतन सिंह के सामने दो ही रास्ते थे। क्या, पहला रास्ता तो ये कि या तो अलाउद्दीन खिलजी की जो है हम जो अधीनता स्वीकार कर लें, या फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में युद्ध किया जाए। तो पहला ऑप्शन तो वही निरस्त हो गया, क्योंकि रावल रतन सिंह जिस वंश से था वो गोइल वंश था और उसकी परंपरा ये कभी नहीं रही, गोइल वंश के शासकों ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो रतन सिंह ने क्या सोचा कि हम जो हैं युद्ध करेंगे, चाहे मर जाए या मारेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने क्या किया, केसरिया करने की ठान ली। किसकी ठान ली, केसरिया करने की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ किले में प्रवेश करती है और इधर से जो है रतन सिंह की सेना, दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित वीर राजपूत योद्धाओं ने या वीर रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सुल्तानी सेना का सर कलम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार रतन सिंह व गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं तथा इसी दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने जोहर संपन्न किया। क्या किया, 1600 महिलाओं ने जोहर संपन्न किया। क्या संपन्न किया, जोहर संपन्न किया। तो यह था चित्तौड़ किले का प्रथम शाखा, क्योंकि केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, तो रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा जोहर, अग्नि जोहर संपन्न हुआ। यह हुआ राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा। यह घटना की जानकारी किसमें मिलती है, यह मिलती है पद्मावत में। किसमें मिलती है, पद्मावत ग्रंथ में, जिसकी रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जाशी ने। कब की थी, तो 1540 ईस्वी में की थी। दूसरा एक कारण तो यह था अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण करने का। दूसरा कारण यह भी था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी राजा था। क्या था, महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसको अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करना था, क्षेत्र विस्तार करना था। इसके चलते भी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण किया। दूसरा कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक के, यानी अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत, साम्राज्य विस्तार नीति
के तहत क्या करता है, चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि चित्तौड़ किला जो है सामरिक महत्व का दुर्ग माना जाता है, और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग उत्तरी भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, और उसका विचार यह था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को जो है वो सिकंदर महान समझता था। क्या समझता था? सिकंदर महान समझता था, और पूरे विश्व के ऊपर अपना ताकीद या अपना आधिपत्य वो स्थापित करना चाहता था। उत्तरी भारत के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की लालसा थी कि दक्षिणी भारत के ऊपर भी अपना अधिकार हो। किसका अधिकार हो? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो। लेकिन अगर गुजरात और मालवा को जीतना है, अलाउद्दीन खिलजी भली बातें जानता था कि गुजरात और मालवा को जीतना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? चित्तौड़ को जीतना पड़ेगा। किसको जीतना पड़ेगा? चित्तौड़ को जीतना पड़ेगा। इसीलिए तो चित्तौड़ को मालवा की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा की कुंजी भी कहते हैं। तो क्या था? साम्राज्य विस्तार नीति के तहत भी क्या किया अलाउद्दीन ने? इसके चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण किया। तीसरी वजह क्या रही होगी? चित्तौड़ का सामरिक होना, चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना। चित्तौड़ का सामरिक महत्व होने के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। दूसरा यहां देना कि एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है फरिश्ता। क्या नाम है? फरिश्ता। और फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ते ने एक बुक लिखी। बुक कौन सी थी? तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। फरिश्ते ने कौन सी किताब लिखी? तारीख ए फरिश्ता। और इस तारीख ए फरिश्ता में फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता यह कहता है कि भाई पद्मिनी थी, पद्मिनी की जो सारी बातें हैं वो थी, लेकिन पद्मिनी को फरिश्ता ने जो है रतन सिंह की पुत्री बताया है। रतन सिंह की पुत्री बताया है। क्या बताया है? रतन सिंह की पुत्री बताया है। यही देखना अलाउद्दीन के साथ में इस युद्ध के दौरान एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने भी एक किताब लिखी, अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम था? अमीर खुसरो ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह। तो अमीर खुसरो ने अपनी एक किताब लिखी खजाइन उल फतूह, जिसमें इसने चित्तौड़ के ऊपर हुए युद्ध का या आक्रमण का अपना आंखा देखा, यानी इसने जो आंखों से जो देखा था उसका सारा विवरण किसमें लिखा? खजाइन उल फतूह में लिखा। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन से इतिहासकार मौजूद थे? तो वो कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्होंने चित्तौड़ का आंखों देखा हाल किसमें लिखा था? खजाइन उल फतूह में लिखा था। खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के प्रथम साके का विवरण नहीं किया। क्या नहीं किया? साके का विवरण नहीं मिलता। यानी अमीर खुसरो ने साके का विवरण इस पुस्तक में नहीं लिखा, इसमें नहीं मिलता है। यहां तो कोई समस्या नहीं है। तो ये थी अपने चित्तौड़ के पहले साके की बात। आगे हम बात करते हैं चित्तौड़ के दूसरे साके की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्तौड़ का दूसरा साका। देखिए चित्तौड़ का दूसरा साका होता है वो कब होता है? ये होता है 1534 में। 1535, 34-35 में होता, तो 1535 ईस्वी में। कौन सा? चित्तौड़ का द्वितीय साका। इस समय चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य कैसा था? अल्पायु में था या अवयस्क था।
विक्रमादित्य कैसा था, अल्पायु शासक था, या फिर यूं कहें कि अल्पायु में था। इसलिए राजमाता या विक्रमादित्य की माता, जिसका नाम था कर्मावती, क्या नाम था, कर्मावती, ये इनकी क्या बन गई थी, संरक्षिका थी। किसकी संरक्षिका थी, विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी, तो राजमाता कर्मावती इस समय विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। क्यों, क्योंकि विक्रमादित्य अल्पायु के शासक थे, या यूं कहें अवैसक शासक थे। इनको राज ज्ञान भी इतना नहीं था, इनका कौशल भी इतना विकसित अभी नहीं हुआ था। अब अगर बात करते हैं हम, जिस समय चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य थे, उस समय दिल्ली के शासक थे हुमायूं। कौन थे दिल्ली के शासक है, हुमायूं। इन सभी नामों को आपको भाई याद में रखना है। दिल्ली के शासक कौन थे, हुमायूं। और उस समय गुजरात के शासक कौन थे, तो आपके गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। कौन थे दोस्तों, बहादुर शाह। जब चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य थे, उस समय गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह। और दिल्ली के सम्राट कौन थे, हुमायूं थे। होता क्या है कि देखो भाई, चित्तौड़ में एक अबला नारी थी, कौन, कर्मावती। क्योंकि शासक कौन था, विक्रमादित्य, जो अल्पायु में था। इस अबला नारी को देखते हुए 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर पहला आक्रमण किया, या प्रथम में आक्रमण किसने किया, या यूं कहे कि आक्रमण की खाली योजना बनाई थी। क्या बनाई थी, योजना बनाई थी किसने, बहादुर शाह ने। वो योजना कब बनाई, 1534 ईस्वी में। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो संरक्षिका कर्मावती या राजमाता कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का किला दे दिया। संधि करते हुए क्या दे दिया, संधि कर ली, और संधि के दौरान क्या दे दिया, रणथंभौर दुर्ग दे दिया। रणथंभौर दुर्ग किसको दे दिया, कर्मावती ने बहादुर शाह को दे दिया। अब बहादुर शाह को इतनी आसानी से अगर रणथंभौर दुर्ग मिल जाता है, तो बहादुर शाह के मन में और लड्डू फूटने लगे कि भाई बिना लड़ाई किए हुए, बिना युद्ध किए हुए अपन को कौन सा दुर्ग मिल गया, रणथंभौर किला मिल गया। तो चित्तौड़ कौन सा दूर है, वो तो अबला नारी है, अब तो चित्तौड़ भी फतेह करेंगे। तो 1535 में क्या होता है, 1535 में लालजी बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, और चित्तौड़ किले की क्या कर दी, घेरेबंदी कर दी। ये आपका क्या है, चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग की घेरेबंदी कर दी किसने, बहादुर शाह ने। जब ये बात कर्मावती को पता लगती है, तो कर्मावती क्या करती है, दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजती है। राखी किसको भेजी, हुमायूं को भेजी। किसने भेजी, कर्मावती ने भेजी। किसने भेजी भाई, कर्मावती ने राखी किसको भेजी, तो हुमायूं को भेजी। कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि रानी कर्मावती ने राखी कौन से मुगल बादशाह को भेजी थी, तो कौन से को भेजी थी, हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी। और कहा कि देख भाई हुमायूं, तू मेरे भाई के समान है, और तुम जो है ना मेरी इस बहादुर शाह से रक्षा करो, क्योंकि मेरा जो बच्चा है राजकुमार है विक्रमादित्य, तो युवराज और राजा विक्रमादित्य अभी अल्प आयु में है, अभी अवैसक है, तो आप मेरी जो है सहायता कीजिए। लेकिन हुमायूं के पास जब राखी पहुंचती है और कर्मावती का पत्र पहुंचता है, उस समय हुमायूं जो है कालिंजर किले में, कालिंजर दुर्ग के चारों ओर घेरा दिए हुए थे। क्या किए हुए थे, घेराबंदी किए हुए थे, और लगभग कालिंजर किले को जीत ही चुके थे, यानी जीतने ही वाले थे कालिंजर किले को। कौन है, हुमायूं, जो मालवा में पड़ता है, कौन सा, कालिंजर दुर्ग। अब हुमायूं के सामने समस्या ये थी कि भाई लगभग कालिंजर किले को हम जीत चुके हैं, अगर यहां से चित्तौड़ के लिए हम प्रस्थान करते हैं तो कालिंजर अपने हाथ से जाएगा। और बादशाह को कभी हार पसंद नहीं थी, इसलिए हुमायूं ने कर्मावती को पत्र लिखा कि देख मेरी बहन, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं असमर्थ हूं, मैं एक युद्ध अभियान में व्यस्त हूं, और युद्ध अभियान में व्यस्त होने के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। एक बार के लिए आप कैसे भी अपनी व्यवस्थाएं देखिए। इतने में बहादुर शाह क्या है, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है,
आक्रमण कर देता है। अब कर्मावती जो है, कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को, किसको, विक्रमादित्य को और उदय सिंह को भेज दिया कुंभलगढ़ किले में। कौन से किले में भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। सुरक्षित कहां भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया। इसीलिए तो इसको नकारा शासक भी कहते हैं। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज दिया विक्रम सिंह को और उदय सिंह को। और कर्मावती ने ठान लिया कि भाई कैसे भी जो है ना, अब हम हार नहीं मानेंगे, अब हम संधि नहीं करेंगे, अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा। राजपूती आन बान शान के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, उसको जवाब भी दिया जाएगा। तो कर्मावती की सेना का नेतृत्व का योगदान जो है, कर्मावती ने अपना सैनिक जो अभियान चलाया उसका सेनापति बना। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है देवलिया। कौन सी पड़ती है? यह देवलिया के सामंत थे बाघ सिंह। कौन थे साथियों? बाघ सिंह। इस देवलिया के सामंत बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। इधर से आती है गुजरात की सेना, गुजरात के बहादुर शाह की सेना और कर्मावती की सेना, दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाघ सिंह के नेतृत्व में वीर रणबांकुर ने या वीर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया तथा कर्मावती के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जोहर किया या वीर राजपूत महिलाओं ने जोहर संपन्न किया। इसी प्रकार ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा संपन्न हुआ था 1535 ईस्वी में। यह हो गया चित्तौड़ का दूसरा शाखा। अगर आउट ऑफ चैप्टर चले, हम आउट ऑफ सिलेबस बात करें अपनी, थोड़ा देखना। हुमायूं जो है, एक बार उस चीज को भूल जाना आप, हुमायूं ने कालिंजर किला जीत लिया। इधर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया बहादुर शाह का। किसका अधिकार हो गया? बहादुर शाह का अधिकार हो गया। बहादुर शाह का अधिकार होते ही बहादुर शाह गुजरात छोड़कर कहां बैठा था? चित्तौड़ में बैठा था। इधर से हुमायूं ने हमला कर दिया गुजरात पर। हुमायूं ने कहां हमला कर दिया? गुजरात पर। और गुजरात के ऊपर अधिकार किसका हो गया? हुमायूं का हो गया। जब गुजरात के ऊपर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया तो बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़कर कहां भागता है? गुजरात की ओर भागता है कि भाई मेरा खुद का घर ही लुट रहा है, उसको पहले बचाऊं मैं। लेकिन बहादुर शाह जब तक पहुंचता तब तक तो गुजरात के ऊपर अधिकार किसका हो गया था? हुमायूं का हो गया था। अब बहादुर शाह ने चित्तौड़ भी छोड़ दिया तो मेवाड़ी सेना के सेनापतियों ने पुनः जो है अपना आधिपत्य कहां स्थापित कर लिया? चित्तौड़ के लिए। कुछ ही दिनों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस प्रकार बहादुर शाह से गुजरात भी चला गया और चित्तौड़ भी चला गया। बहादुर शाह घर का रहा ने घाट का रहा। सही है कि नहीं है? तो ये हुआ चित्तौड़ का दूसरा शाखा संपन्न। अब हम करेंगे चित्तौड़ के तीसरे और अंतिम शाखा की बात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो लगातार देखा कीजिए, आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तीसरा शाखा या यूं कहें तृतीय शाखा जो हुआ था 1567-68 ईस्वी में। और इस समय चित्तौड़ का शासक था राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह जब चित्तौड़ के शासक थे उस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे? तो वो थे आपके अकबर। कौन थे जी? अकबर। कौन थे जी? अकबर। तीसरे शाखा की हम बात कर रहे हैं। देखना, दिल्ली के शासक अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ किले की घेराबंदी कर ली। यहां चारों ओर क्या किया? इन्होंने सेना जो है तैनात कर दी। क्या कर दी? सेना तैनात कर दी। किसने? अकबर ने। अंदर किले में कौन थे? महाराणा उदय सिंह तथा अपने एक राजस्थान में पड़ता है मेड़ता। कौन है? मेड़ता। तो यह मेड़ता के लिए जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ भी है यही मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया के एक भतीजे थे जिनका नाम है वीर कल्ला राठौड़। ठीक है। और एक थे
राणा उदय सिंह के भतीजे जिनका नाम है पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया। इन 3-4 लोगों के इर्द गिर्द हम जो है तीसरे साके की कहानी पढ़ेंगे। 3-4 लोगों के इर्द गिर्द हमारे तीसरे साके की कहानी चलेगी। देखना, अकबर ने चित्तौड़ किले की जो है घेराबंदी कर ली। क्या कर ली? घेराबंदी कर ली। अब है घेराबंदी कर ली तो भाई क्या करें, युद्ध के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। और उदय सिंह ने भी वही किया कि क्या कुछ भी हो जाए हम राणा जो है उदय सिंह ने कहा कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे। लेकिन उदय सिंह कहते हैं कि मैं तो युद्ध करूंगा छापामार पद्धति से, छापामार पद्धति से, यानी मैं किले से बाहर जाऊंगा, पहाड़ों में छुपकर या पहाड़ियों में छुपकर जो है अपनी सेना की टुकड़ी के साथ में बाहर से अकबर की सेना के ऊपर आक्रमण करता रहूंगा। और किले की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंप दी। ठीक है, अब मेवाड़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पत्ता सिसोदिया। कौन कर रहे हैं? पत्ता सिसोदिया कर रहे हैं। किले की प्राचीर के ऊपर, चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के ऊपर जयमल मेड़तिया पहरेदारी कर रहे थे। इतने में ही अकबर को पता चलता है कि जयमल मेड़तिया चित्तौड़ किले की प्राचीर के ऊपर टहल रहे हैं और हमारे शिविर का जो है पता लगा रहे हैं। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने इनको अपनी संग्राम बंदूक से, कौन सी बंदूक से? संग्राम बंदूक से गोली मार दी। क्या कर दी? संग्राम बंदूक से इनको गोली मार दी। और जो है जयमल मेड़तिया क्या हो गए? ये हो गए घायल। क्या हो गए? घायल हो गए, इनके पैर में गोली लग गई और जयमल मेड़तिया जो है नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद में वीर कल्ला राठौड़, कौन? वीर कल्ला राठौड़ जयमल मेड़तिया को अपने कंधों के ऊपर बैठाते हैं और दोनों अपनी चाचा भतीजे दोनों अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर एक साथ अकबर की सेना से मुकाबला करते हैं। और इस प्रकार एक साथ 4 तलवारें युद्ध में चलती दिखी तो अकबर ने कहा कि भाई ये तो कोई कौन है? ये तो 4 हाथों वाला देवता है। कौन है? 4 हाथों वाला देवता है। किसके बारे में कहा? कल्ला राठौड़ के बारे में कहा। किसने कहा? अकबर ने कहा। इसी प्रकार वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। इस युद्ध में पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में वीर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया एवं रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर संपन्न किया। ये चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न हुआ। चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार चित्तौड़ में कुल 3 साके संपन्न हुए थे। हम अगले वीडियो में अगली क्लास में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषताएं या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भी दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनकी चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।